उस समय तो बड़ी बड़ी बातें करते थे, नेहरू के खिलाफ बोलते थे, चीन को लेकर के बोलते थे, लेकिन अगर बिहारी वाजपेयी जी हो गए प्रधानमंत्री तो क्या हुआ? समस्या क्यों होगी? तो एक बार भी आपने तिब्बत के बारे में कभी जुबान तक नहीं खोली है, क्योंकि आप चीन के गुलाम हो चुके हैं, अमेरिका के गुलाम हो चुके हैं। हमने इसी मंच पे कभी कहा था कि अफजल गुरु की फांसी एक धोखा थी। हमारे सुप्रीम कोर्ट में जजों ने कहा था कि सबूत नहीं थे उसके खिलाफ। तो साथियों, आज हम कर्पूरी जी को याद कर रहे हैं। कर्पूरी जी से हमारा रिश्ता समाजवादी आंदोलन के एक नेता और कार्यकर्ता का तो था ही था, लेकिन एक पत्रकार के रूप में भी था। 80 के दशक में 1985 से 90 तक में बिहार की राजधानी पटना में रविवार पत्रिका का संवाददाता होता था। पुराने संपर्कों या संबंधों को कहिए, कर्पूरी जी का रिश्ता हमारे साथ एक अभिभावक के रूप में भी था। वो लगातार जिस ढंग से उनकी जो राजनीति थी, बिहार में किसी भी कोने में, उस समय झारखंड नहीं था, दक्षिण बिहार होता था, कहीं भी कोई गोलीकांड हो गया हो, कहीं भी कोई आगजनी हो गई हो, तो हमारी कोशिश होती थी कि हम सबसे पहले पहुंच जाएं। हमारा फोटोग्राफर कृष्ण किशन और हम गाड़ी लिया, टैक्सी लिया, जाकर के पहुंच गए। जाकर देख रहे हैं इलाकों में कि कहाँ आग लगी है, कहाँ मार पड़ी है, कौन मरा है, कौन किसकी हत्या हुई है। जब तक हम 2-3 घर जा रहे हैं, तब तक कर्पूरी जी घर से आ रहे हैं, अरे सुनिए जरा उधर देखिए, उधर देखिए। हमने कहा महाराज आप तो दिल्ली में थे, आप कब आ गए? नहीं हमको खबर मिली तो हम तो अभी आ रहे हैं, गया से आकर के अभी सीधे यहीं पहुंचा रहे हैं। और पत्रकार और कर्पूरी ठाकुर एक साथ मौके पर पहुंच जाते थे। ये बड़ा पक्ष था। दूसरा पक्ष ये था, वो मुझे बेटे की तरह से मानते थे। और उस समय हमारे साथ एक बुरी आदत लगी हुई थी, मैं सिगरेट बहुत पीता था। दिन में करीब 35-40 सिगरेट मैं एक दिन में पी जाता था। एक बार की बात है कि विधानसभा में हम जा रहे थे और कर्पूरी जी भी संयोग से उसी समय जा रहे थे। मेरे हाथ में सुलगी हुई सिगरेट थी और सीढ़ी पर एक साथ हम लोग टकराए। मैं धीरे से सिगरेट को ऐसे दबाया, मेरा हाथ भी चला, लेकिन कर्पूरी जी ने साथ दे दिया। हम अपने प्रेस रूम में चले गए, अपने नेता विधायक दल के कमरे में चले गए, विरोधी दल के कमरे में चले गए। थोड़ी देर बाद लक्ष्मी साहू के जो निजी सचिव थे वो आए, उन्होंने कहा जयशंकर जी आपको बुला रहे हैं। देखा क्या हो गया, तो मैं गया। देखिए आज कर्पूरी जी के बारे में हम लोग चर्चा कर सकते हैं। आज कर्पूरी ठाकुर की डिमांड भी बहुत बढ़ गई। आज बिहार में हमको लगता है कि सारे राजनीतिक दल जो है कर्पूरी जी को अपना मानने की होड़ में लगे हुए हैं। शायद चुनाव कुछ महीनों बाद है इसलिए भी, लेकिन इसके पहले कभी इस ढंग का आयोजन करते हुए हमने तो आरजेडी वालों को उस ढंग से देखा ना, जनता दल वालों को देखा, लेकिन आज उनकी उपयोगिता लगता है कुछ ज़्यादा बढ़ गई है। लेकिन उस समय की कल्पना करिए जब कर्पूरी ठाकुर राजनीति में पैर रख रहे थे, क्या कोई कल्पना कर सकता था क्या कि कोई हजाम जाति का आदमी, नायक जाति का आदमी, पिछड़ी बात तो छोड़ दिए, पिछड़ी जाति का होना तो एक अलग बात है, दलित होना तो एक अलग बात है, पिछड़ों में भी सबसे पिछड़ा, पूरे बिहार में मुश्किल से 1% की आबादी होगी ना ही हजाम लोगों की। वो आदमी जब राजनीति में आता है, 1952 से लेकर के विधानसभा का कोई भी चुनाव हारता नहीं, सदस्य नहीं है, ये कभी नहीं कोई सोचने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। ये जातिवाद नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में एक भी पिछड़ी जाति का आदमी नहीं है, उनके पदाधिकारियों में एक भी आदमी पिछड़ी जाति या आदिवासी या दलित नहीं है। ये जातिवाद नहीं है, क्योंकि मीडिया भी उन्हीं के पास है, मुखर तबका उनके पास है। ये सारे सवाल है। आज सवाल उठता है कर्पूरी ठाकुर आज होते तो क्या होता? बहुत सारे लोग समाजवादी आंदोलन, लोहिया, जयप्रकाश, सारी बातें करते। अगर समाजवादी हो, कर्पूरी ठाकुर का नाम लेते हो, राजनारायण का नाम लेते हो, मधुलीबाई का नाम लेते हो, तो तुम्हारी जगह कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में नहीं, शाहीन बाग में। शाहीन बाग बता रहा है हिंदुस्तान की वहां नहीं जाते आप, संघर्ष नहीं करते आप।
लुधियाना ने तो कहा था वोट पाड़ा जेल आपको दिया था। कितना संघर्ष करते हैं आप, कितना जेल जाते हैं आप। आज गृह युद्ध के मुहाने पर खड़ा कर दिया हमारे शासकों ने इस देश को। कोई सोच सकता है क्या जंग आजादी में किसने किसने भाग लिया, किसने भाग नहीं लिया, किसने अंग्रेजों की दलाली की, किसने अंग्रेजों की चापलूसी की, कौन माफीनामे पर दस्तखत करते रहे, वो आज लोग पूज्य हो गए हैं। और जिन्होंने शहादतें दी, जो शहीद हुए, जो जेलों में गए, जो लड़ते रहे, 26 महीना जेल में थे कर्पूरी ठाकुर अंग्रेजों के जमाने में। उनसे कह रहे हो कि आपको राष्ट्रीयता का प्रमाण पत्र देना होगा, उनसे आप राष्ट्रीयता का प्रमाण पत्र मांगते हो। जो माफी मांगते रहे वो देशभक्त हो गए, जिन्होंने सर कटाए 20 पैसा तो ये सब चल रहा है। तो मेरा तो यही कहना है साथियों कि कर्पूरी जी को याद करना है। आप कल्पना करिए राजनीति में उनकी स्थिति को। मुझे याद है दस्तावेजी काम कुर्बान ज्यादा अच्छे से करते हैं। एक बार चुनाव के लिए पैसे की कमी पड़ी तो कर्पूरी जी को कहा कि रजनी पटेल के पास भेजा, वहां जाएंगे, वहां से किसी ने लेकर के भेज दिया। कर्पूरी जी गए रजनी पटेल से, उन्होंने पूछा कितने में काम चल जाएगा। तो कर्पूरी जी ने साथ 1 लाख या 2 लाख रुपए, काफी 2 लाख रुपये हो जाएगा, चल जाएगा। तो रजनी पटेल ने क्या कहा आप वैसे, तो कहा अच्छा नहीं, इससे कम भी होगा तो भी काम चल जाएगा। रजनी पटेल ने कहा कि मुझे लगा कि साथ 1-2 करोड़ रुपए मांगेंगे कम से कम चुनाव लड़ने के लिए, क्योंकि पूरी पार्टी को चुनाव लड़ाना है। आज तो 1-2 करोड़ तो एक कॉन्स्टिट्यूंसी में खड़े हो जाते हैं। असेंबली के बाद नहीं, नगर निगम के चुनाव में 1-2 करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं। कर्पूरी ठाकुर ने कहा नहीं, हमारे लिए उतना कोई जरूरत नहीं है, हमारा अगर 2 लाख रुपये मिल जाएगा तो हमारा सब काम हो जाएगा, सबसे कम कार्यकर्ताओं के साथ कर लेंगे। दूसरी बात, एक बार देवीलाल जी ने उनको मिलवाया था पटना में, हरियाणा के व्यापारी थे उनसे, और व्यापारी ने कहा था कि भाई देखो कर्पूरी जी थोड़ा अभाव में रहते हैं, कभी जरूरत हो तो मदद कर दिया करता। तो एक बार देवीलाल जी ने पूछा उस व्यापारी से कि क्या भाई कुछ मदद किया, तो वो तो कभी आए नहीं, कभी उन्होंने कुछ कहा ही नहीं। तो कर्पूरी ठाकुर ऐसे ही थे, जहां संघर्ष था वहां कर्पूरी ठाकुर थे, जहां जन समस्याएं थी वहां कर्पूरी ठाकुर थे, लड़ते हुए, भिड़ते हुए, जूझते हुए। मुझे याद है अच्छी तरह से जब वो विधानसभा में विरोधी दल के नेता थे, किस तरह से षड्यंत्र पूर्वक वहां के विधानसभा अध्यक्ष शिवचंद्र झा जी ने उनको नेता विरोधी दल के पद से हटा दिया था। कितना कर्पूरी जी ने यही सिखाया, कभी भी किसी से डरना नहीं, समस्याएं सामने हो तो जूझना है, संघर्ष करना है। फुनसुक साहब हैं यहाँ, तिब्बत की लड़ाई में समाजवादियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। योगदान तो हमारे कुछ संगी भाइयों का भी रहता था, जो जनसंघ के जमाने से लोग भी करते रहते थे। लेकिन आज क्या है, आज दलाई लामा उनके लिए अछूत हो गए हैं। वो किसी सरकारी कार्यक्रम में न जाने पाए, इसकी कोशिश हो जाती है। तो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, उस समय तो बड़ी बड़ी बातें करते थे, नेहरू के खिलाफ बोलते थे, चीन को लेकर के बोलते थे, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी हो गए प्रधानमंत्री तो क्या हुआ, समस्या क्यों की थी। एक बार भी आपने तिब्बत के बारे में कभी जुबान तक नहीं खोली है, क्योंकि आप चीन के गुलाम हो चुके हैं, अमेरिका के गुलाम हो चुके हैं। आज अमेरिका जो कहता है, चीन जो कहता है, उसके हिसाब से हमारी देश नीति चलती है। आपको याद होगा कश्मीर के मामले में पाकिस्तान ने कोई सवाल उठा दिया, मलेशिया ने कोई सवाल उठा दिया, हम चढ़ बैठे उसके ऊपर। मलेशिया से हमने सारा अपना इंपोर्ट और सब बंद कर दिया। चीन ने जाकर के यूनाइटेड नेशंस में उसी सवाल को उठाया, विरोध तक नहीं कर पाया। हमारा विदेश मंत्रालय का प्रवक्ता कहता है चीन को ऐसा नहीं करना चाहिए, इतनी दबी जुबान से कह रहा है, आप सेठ बनते हैं। तो इस तरह की चीजें हो रही हैं।
तो अगर आज कर्पूरी ठाकुर होते, अगर आज मुस्लिम में होते, अगर आज राजनारायण होते तो कहते ये जो सीएए का नाम चला रहे हो, ये जो एनआरसी की बात कर रहे हो, किसी एक कौम को जिस कौम ने इस देश की आजादी के लिए अपना खून और पसीना बहाया है, अपने सर कटाया है, फांसी के फंदे को चुना है, उसकी राष्ट्रीयता पर सवाल नहीं कर सकते। तो अगर सवाल करना चाहिए तो फिर सबके बारे में विचार करो। क्या कारण है कि देवेंद्र सिंह जो पकड़ा गया है हमारा डीएसपी कश्मीर का, उसके बारे में कहीं कोई चर्चा ही नहीं हो रही, किसी मीडिया में नहीं चर्चा हो रही है, किसी टीवी चैनल पे चर्चा नहीं हो रही है। सरकार भी हमारी इस ढंग से उसको लिपापोती करने में लगी हुई है। अगर उसको ठीक से देखा जाए, पता नहीं आप लोग कभी रहे होंगे, शायद हमने इसी मंच पे कभी कहा था कि अफजल गुरु की फांसी एक धोखा थी। हमारे सुप्रीम कोर्ट में जजों ने कहा था कि सबूत नहीं थे उसके खिलाफ, सिर्फ उसका इकबालिया बयान था जिस पर हम आधारित हमको ये करना पड़ रहा है। इकबालिया बयान भी साबित नहीं करता है कि वो आतंकवादी था, लेकिन चूंकि कलेक्टिव कॉन्शियंस नाम की चीज इजाद किया सुप्रीम कोर्ट के जजों ने, कहा कि उसको सेटिस्फाई करने के लिए हमको अफजल गुरु को फांसी देनी पड़ रही है। आज जो बातें आ रही हैं, क्या हुआ? अफजल गुरु ने एक वकील के नाम से चिट्ठी लिखी थी, अपने वकील के नाम से। ये देवेंद्र सिंह जो है डीएसपी, उस समय इसने उस पर दबाव डाल करके उससे भेजवाया था आतंकवादियों को दिल्ली, जो मोहम्मद नाम का आदमी था, वो लेकर के आया था। ये इसने दबाव डाल करके बनवाया था देवेंद्र सिंह। तो अगर उस बात को हम फिर से जांच करना शुरू कर दें तो पता लगेगा कि फिर संसद पर जो हमला था वो कहीं और से था। पुलवामा का अटैक, अब तो आप चुनाव जीत चुके हैं हुजूर, अब कोई बात ही नहीं, आपने बालाकोट भी कर लिया हवा में, लेकिन पुलवामा तक पहुंच कैसे गया आरडीएक्स 350 kg, जहां परिंदा पर नहीं मार सकता था, वहां 350 किलोग्राम आरडीएक्स कैसे पहुंच गया? कैसे वहां पे काफिले में, सीआरपीएफ के काफिले में कार घुस गई? अगर हम देवेंद्र सिंह के मामले को ईमानदारी से जांच करना शुरू करेंगे तो फिर बहुत सारी बातें निकल के आएंगी। इसलिए कहना चाहता हूं साथियों, ये आपका फर्ज बनता है। दलित की लड़ाई लड़ेगा, पिछड़ी जाति का आदमी पिछड़ी जातियों की बात करेगा, अकलियत के लोग सिर्फ अकलियत की बात करेंगे तो बात नहीं बनने वाली। ये बात तभी बनने वाली है जब मनुवाद के खिलाफ, सांप्रदायिकता के खिलाफ, फांसीवाद के खिलाफ सारे तत्वों के लोग, चाहे वो सवर्ण हो, चाहे विवर्ण हो, पिछड़ी जाति के हो, चाहे दलित हो, क्योंकि लड़ाई एक सामूहिक लड़ाई है। इस लड़ाई को जब तक हम मिल करके नहीं लड़ेंगे तब तक बात नहीं बनने वाली है। इसलिए जब भी कभी कोई बात आए, जब भी किसी दलित पे कोई बात आए, आप देखिए कर्पूरी ठाकुर जी तो मुख्यमंत्री बन गए थे ना 70 उसमें नेता विधायक दल थे रामान तिवारी। जब संसोपा ने बांधी घाट पिछड़े पावे सबों के साथ उस नीति के तहत कर्पूरी ठाकुर हुए थे मुख्यमंत्री, लेकिन रामानंद तिवारी उस सरकार में गृह मंत्री हुए थे। तो समाजवादी आंदोलन का जो था उसमें सिर्फ यही नहीं था, सारे लोगों को एक साथ लेकर के चलना है, चाहे वो सवर्ण हो, चाहे सवर्णों में भी रामानंद तिवारी, कपिल देव सिंह, सैतानंद सिंह, डॉक्टर रियावती, जनेश्वर मिश्रा, राजनारायण जी, मधुलिमा, एनजी गोरे, सारे जो समाजवादी थे, किसी भी पिछड़े से ज्यादा बड़े पिछड़ों के परिवार लेकिन थे। इसलिए जब तक आप अपनी लड़ाई को सामूहिक बना करके नहीं लड़ोगे, शाहीन बाग ने आईना दिखाया, उस आईने में जब तक हम अपना चेहरा नहीं देखेंगे और बताएंगे नहीं कि तुमने बेरोजगारी की समस्या पर से ध्यान हटाने के लिए ये सीएए और नागरिकता संशोधन विधेयक का काम किया है। बेरोजगारी, महंगाई, भूखमरी, ये जो सारे सवाल हैं, अर्थव्यवस्था हमारी चौपट होती जा रही है, हम लोग बार बार कह रहे हैं इस बात को, उस पर न करके ध्यान बढ़ाने के लिए नकली मुद्दे उठा करके आप जो चला रहे हो बहुत लंबा चलने वाला नहीं है। लेकिन ये कोशिश इनकी यही होने वाली है, ये करना चाहते हैं कि किसी तरह से हिंदू और मुसलमानों को आप अलग अलग नफरत की दीवार पैदा कर दी जाए, बढ़ा दी जाए, ताकि ध्रुवीकरण हो, चुनाव जीतते रहें। इसको शिकस्त देना चाहते हैं, मिलकर बताना है जो सीएए का इशू है, नागरिकता संशोधन विधेयक का जो मामला है या एनआरसी का मामला है,
वो किसी एक मुसलमान का मामला नहीं है, किसी एक हिंदू का नहीं मामला है, ये पूरे भारतीय समाज और संविधान के विरुद्ध का मामला है। इसके खिलाफ हम सबको मिलकर के खड़ा होना पड़ेगा और अपनी आवाज बुलंद करनी पड़ेगी। कर्पूरी ठाकुर की नसीहत यही संदेश देती है। बहुत बहुत धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।